मौके का फायदा उठाने की कला अगर किसी ने सबसे अच्छे तरीके से सीखी है तो वह भारत है। और यह बात ट्रंप प्रशासन के टैरिफ दबाव के बीच और भी साफ नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका ने भारत के लिए कूटनीतिक जाल बिछा रखा हो। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जब टैरिफ की मार से भारतीय एक्सपोर्टर्स पर बोझ बढ़ने की आशंका जताई गई तो कई विश्लेषकों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार भारत झुक जाएगा। परंतु पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। सरकार ने न केवल व्यापारिक नुकसान को कम करने के लिए वैकल्पिक बाजारों पर नजर डाली, बल्कि एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए वित्तीय पैकेज पर भी विचार करना शुरू कर दिया। यह संकेत था कि भारत केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक ढंग से आगे बढ़ रहा है। सवाल यह था कि क्या भारत इस दबाव को अवसर में बदल पाएगा। और यहीं से सस्पेंस गहराता है, क्योंकि जहां एक ओर अमेरिकी टैरिफ ने दबाव बनाया, वहीं दूसरी ओर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का खेल शुरू कर दिया। अब असली दिलचस्पी इसी में है कि इस आर्थिक और कूटनीतिक शतरंज के खेल में अगली चाल कौन सी होगी, भारत की या अमेरिका की। इसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ लगाते रह गए, लेकिन जुलाई के महीने में भारत का एक्सपोर्ट घटने के बजाय 7.3% बढ़ गया। और ट्रेड डेफिसिट ने तो 8 महीने के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तब हुआ जब इस एक्सपोर्ट को और मैरिटाइम सेक्टर में अपनी पकड़ बनाने के लिए भारत ने नई प्लानिंग शुरू कर दी और शिपिंग सर्विस का कंट्रोल भारत के हाथों में रहे। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट मैरिटाइम डेवलपमेंट को एक्सपेंड करने के लिए 70,000 करोड़ का फंड एलोकेट कर रही है, क्योंकि अब भारत की नजर इधर उधर नहीं बल्कि सीधे सीधे टिकी है ग्लोबल शिप बिल्डिंग रैंक पर। इन सब का मतलब क्या है और यह सब भारत के द्वारा क्यों किया जा रहा है, इन पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए दोस्तों, शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी वही माना जाता है जो सही चाल को सही समय चले, अन्यथा चलना तो हर कोई जानता है। और इस बार भारत ने जो चाल चली है वह वाकई में भारत के हाथों में विश्व की एक ऐसी ताकत लाने जा रही है जो भारत की अर्थव्यवस्था को तो मजबूती देगी ही, इसके अलावा भारत को समुद्र का बादशाह भी बना देगी। असल में दोस्तों, हमारा इशारा है भारत की समुद्री ताकत की ओर, क्योंकि भविष्य का बादशाह वही होगा जिसकी पकड़ जमीन से ज्यादा समुद्र में होगी, क्योंकि धरती का 70% भाग समुद्र से ही ढका है। और भारत खुद समुद्री छोर पर उपस्थित एक ऐसा देश है जो समुद्री रास्ते का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करता है, फिर चाहे व्यापार के मामले में हो या फिर रणनीतिक पकड़ बनाकर लाभ कमाने के मामले में। क्योंकि भारत की धरती पर समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो उनमें सिर्फ पानी की आवाज नहीं होती, उसमें भविष्य की ताकत, व्यापार का सपना और समुद्री शक्ति का ऐलान भी छिपा होता है, जिसे भारत ने अब पहचान लिया है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सीधे भारत की समुद्री ताकत से जुड़ी है। वह ताकत जिसने प्राचीन काल में भारत को विश्वगुरु बनाया था। जब हमारे जहाज हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और अफ्रीका के तट तक व्यापार करते थे। और मेन खबर यह है कि हाल ही में अचानक अब वही ताकत फिर से जाग रही है, क्योंकि सरकार ने मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड यानी MDF को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,000 करोड़ यानी लगभग 3 गुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक फंड नहीं है, यह भारत के समुद्री पुनर्जागरण की घोषणा है, जहां सरकार का साफ लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप शिप बिल्डिंग देशों की कतार में खड़ा किया जाए। और इस तरीके का अचानक फैसला लेने का मुख्य रीजन यही है कि अभी भारत इस मामले में काफी ज्यादा पीछे है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समुद्री तट है, यानी लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन, तो फिर आज हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि सच तो यह है कि भारत का ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट शेयर आज सिर्फ 1 से 2% के बीच है, यानी दुनिया के जहाज निर्माण बाजार में हमारी हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर है। कारण यह है कि जहाज बनाने के लिए लंबा समय और भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन हमारे शिपयार्ड्स को लंबे समय तक सस्ती और लंबे समय वाली पूंजी नहीं मिली। इसके अलावा चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों ने अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक पर कब्जा कर लिया, जबकि भारत के कई शिपयार्ड दशकों पुरानी तकनीक से काम करते रहे। और यही कारण है कि आज शिप बिल्डिंग के मामले में 90% का शेयर इन्हीं 3 देशों का है, जहां चीन की लगभग 46%, कोरिया की 30% और जापान की डोमिनेंस 15% है। और भारत की डोमिनेंस मात्र 1 से 2% रही। बाकी हिस्सा यूरोप और अन्य देशों के पास है। ऐसा होने का यह भी एक बड़ा कारण था कि ड्राई डॉग्स और रिपेयर हेब्स सीमित रहे।
जिससे लॉजिस्टिक सपोर्ट कमजोर रहा। इसके अलावा लंबे समय तक शिप बिल्डिंग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्ट्रेटेजिक हिस्सा नहीं माना गया। ना ही पर्याप्त टैक्स छूट मिली, जिससे भारत को अपने बड़े बड़े जहाजों की मेंटेनेंस और निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ा। यानी भारत के पास कोस्ट लाइन तो था, मैन पावर तो थी, लेकिन नीति और पूंजी की ताकत की कमी रही। यही कारण है कि यह तीनों एशियाई देश चीन, कोरिया, जापान आज दुनिया के जहाज निर्माण के महाबली बने हुए हैं। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को शिप बिल्डिंग और शिपिंग पर टिका दिया है। चीन आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए नहीं है कि उसके पास सिर्फ कारखाने हैं, बल्कि इसलिए कि उसके पास सस्ते और ताकतवर जहाज हैं जो पूरी दुनिया में सामान पहुंचाते हैं। इसी के कारण चीन का प्रोडक्ट कंपैरिजन में सस्ता होता है, लेकिन वही ताकत भारत अपने हाथों में लेना चाहता है। इसलिए भारत ने मौके को भांपते हुए अब इस गैप को भरने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 70,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि यह पैसा कहां लगेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह पैसा किसी एक जगह पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर हब्स बनाने के साथ साथ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। इसके अलावा शिपिंग टोनेज यानी भारत के खुद के जहाजों की संख्या बढ़ाएगा। इससे फायदा यह होता है कि हमारे सामान समय से एक्सपोर्ट में होते हैं और एक्सपोर्ट लागत कम लगती है। जहां सबसे पहले तो यही खबर है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया $2 अरब के सौदे में लोकल जहाज खरीदेगा। दरअसल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बड़ी खरीदारी की योजना बना रहा है। वह भारत में बने 26 जहाज खरीदेगा। यह एक सरकारी योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारत के जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। फिलहाल अभी जो भारत 70,000 का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसकी खास बात यह है कि पैसा सरकार अकेले नहीं देगी। 39% हिस्सा सरकार और राज्य संचालित बंदरगाह देंगे और 51% हिस्सा कमर्शियल सोर्सेज से आएगा, जैसे सोवरेन फंड्स, मल्टीलैटरल एजेंसीज और ग्लोबल बैंक्स। यानी ये सिर्फ सरकारी फंड नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी भारत की शिप बिल्डिंग स्टोरी में हिस्सेदार बनेंगे। मौके का सही फायदा उठाना आखिर किसे कहते हैं? यह अगर दुनिया को कोई राष्ट्र सिखा सकता है तो निस्संदेह वह भारत है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते लगाए गए टैरिफ दबाव के बीच भारत ने न केवल कूटनीति में मजबूती दिखाई, बल्कि आर्थिक प्रबंधन और रणनीतिक दूरदर्शिता में भी ऐसी चालें चली जिनसे यह साबित हो गया कि संकट को अवसर में बदलने की कला भारत को किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल जब ट्रंप प्रशासन ने आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर उच्च टैरिफ लगाया और साथ ही चीन, यूरोप और मैक्सिको जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों को एक एक कर झटका देना शुरू किया, तब वैश्विक व्यापार जगत में अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया। हर देश चिंतित था कि कहीं अगला निशाना वह तो नहीं होगा, लेकिन भारत ने इस परिदृश्य को पूरी तरह नकारात्मक नजर से देखने के बजाय इसे एक अवसर में बदलने का प्रयास किया। पहली बात यह कि भारत ने तुरंत अपने वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के स्तर पर निर्यातकों पर संभावित असर का आकलन किया और पाया कि अमेरिकी टैरिफ से जहां कुछ भारतीय उत्पादों, विशेषकर स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ IT सेवाओं पर थोड़े बहुत दबाव पड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की आक्रामक नीति के कारण चीन और यूरोप जैसे देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण होने से भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत ने निर्यातकों के लिए वित्तीय राहत पैकेज पर विचार शुरू किया ताकि वे अल्पकालिक झटकों को आसानी से झेल सकें। साथ ही दीर्घकालिक रूप से अमेरिका और यूरोप दोनों में भारतीय उत्पादों की पैठ और गहरी हो सके। यह रणनीति सिर्फ आर्थिक गणना तक सीमित नहीं थी, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने एक बेहद संतुलित रुख अपनाया, जहां एक ओर उसने अमेरिका को यह जताया कि भारत कोई विरोधी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और फेयर ट्रेड के सिद्धांत का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है और आवश्यक हुआ तो अमेरिका के कदम का जवाब देने में भी संकोच नहीं करेगा। ट्रंप की नीति का सबसे बड़ा असर चीन अमेरिका व्यापार युद्ध के रूप में सामने आया और इसी मोड़ पर भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए कई ऐसे क्षेत्रों में चीन के विकल्प के रूप में खुद को पेश करना शुरू किया। उदाहरण के लिए अमेरिकी कंपनियां जो चीन में भारी टैरिफ और राजनीतिक असुरक्षा के कारण परेशान थीं, उन्होंने भारत को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब मानना शुरू किया और भारत ने मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्हें आकर्षित करने की दिशा में तेजी दिखाई। वस्त्र उद्योग, औषधि उद्योग, IT सेवाएं
और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत ने अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी की। और यही वह मोड़ था जब यह साफ हो गया कि भारत किसी भी संकट को केवल झटका मानकर बैठने वाला देश नहीं है, बल्कि वह हर चुनौती में अवसर ढूंढने की कला में माहिर है। अब अगर हम निर्यातकों की स्थिति को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी टैरिफ से स्टील और एल्यूमिनियम निर्यातकों पर दबाव जरूर आया, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए वित्तीय पैकेज पर गंभीरता से विचार किया। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को विस्तारित करना और टैक्स रिफंड स्कीम्स को तेजी से लागू करना, ताकि अल्पकालिक झटका किसी बड़े संकट में तब्दील न हो। इस कदम का असर यह हुआ कि भारतीय निर्यातकों का आत्मविश्वास बना रहा और उन्होंने नए बाजारों की खोज के साथ साथ अमेरिका में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखी और बार बार यह संदेश दिया कि भारत की व्यापार नीति अमेरिका के खिलाफ नहीं है, बल्कि दोनों देशों के साझा हित में है। लेकिन अगर भारत को अपने हितों की रक्षा करनी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेगा। इसी रणनीति ने भारत को अमेरिका के साथ संभावित व्यापार युद्ध से बचाए रखा और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक संतुलित, व्यवहारिक और रणनीतिक रूप से समझदार राष्ट्र की बने। ट्रंप की टैरिफ नीति से प्रभावित अन्य देश जब निराशा और गुस्से में प्रतिक्रिया दे रहे थे, भारत ने अपनी चिर परिचित कूटनीतिक धैर्य नीति का इस्तेमाल किया और बिना किसी टकराव के अपने लिए नए अवसर पैदा किए। वस्तुतः यही वह कला है जिसे मौके का सही फायदा उठाना कहा जाता है। जहां दूसरे देश केवल समस्या देखते हैं, वहां भारत समाधान और अवसर तलाश लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि घरेलू उद्योगों को भी मजबूत किया जाए ताकि बाहरी टैरिफ झटकों का असर न्यूनतम रहे। और यही कारण है कि जब अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, तो भारत ने भी चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों जैसे बादाम, अखरोट और सेब पर टैरिफ बढ़ाने का संकेत दिया, जिससे यह संदेश गया कि भारत समझौते के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में झुकने वाला नहीं। इस प्रकार ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए केवल चुनौती नहीं रही, बल्कि उसने भारत को एक मौका दिया कि वह अपने उद्योगों, कूटनीति और वैश्विक व्यापार रणनीति को और अधिक परिपक्व बनाए। और सच तो यह है कि भारत ने इस मौके का उतना ही बेहतर फायदा उठाया जितना कोई और देश शायद ही उठा पाता। भारत का समुद्री सपने में सरकार का लक्ष्य साफ है कि 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग पावर्स में शामिल करना ही करना है। हालांकि सारी चीजों का रास्ता साफ है, लेकिन एक चीज भारत के लिए फिर से दीवार खड़ी कर रही है, और वह है जहाज की हार्ट बीट चलाने का काम करने वाला मरीन इंजन, जिसे भारत अभी दूसरे देशों से ले रहा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अभी तक अमेरिकी टैरिफ से भारत का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण तमिलनाडु में कपड़ा, परिधान, मशीनरी, ऑटोकल पुर्जे, चमड़ा और जूते जैसे कई क्षेत्र प्रभावित होंगे। और इस प्रभाव से बचने के लिए हो सकता है कि इन एक्सपोर्टर को भारत की तरफ से फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। इसके अलावा एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप भले ही टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन खबर आ रही है कि जुलाई महीने में भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में 20% के करीब बढ़ा है, जबकि भारत का इंपोर्ट लगभग 13% बढ़ा है, जो कि यह दिखाया है कि अमेरिका को अभी भी भारत की जरूरत पड़ रही है, जिसे खत्म भी नहीं किया जा सकता, और अमेरिका की यही जरूर बनेगी। और टैरिफ के मामले में अंत में अमेरिका को झुकना होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित होने के साथ साथ जिस तरीके के कदम भारत के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे में शिप बिल्डिंग में टॉप 5 पोजीशन पर आ जाएगा, या भारत को कोई और ठोस कदम उठाना चाहिए? मौके का सही फायदा उठाना कोई कला है, तो इसे भला भारत से बेहतर कौन समझ सकता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मंच पर भारत ने कई बार यह साबित किया है कि वह हर संकट में भी एक नया अवसर ढूंढ लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ दबाव है, जिसे पूरी दुनिया एक खतरे के रूप में देख रही थी, लेकिन भारत ने उसी संकट को अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक संतुलन के सहारे अवसर में तब्दील कर दिया। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जब अमेरिका ने आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगा दिया और साथ ही चीन, यूरोप, कनाडा और मैक्सिको जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों को भी झटका देना शुरू किया, तब वैश्विक व्यापार जगत में भय और अनिश्चितता का माहौल था। विश्व व्यापार संगठन WTO की नियमावली को दरकिनार करते हुए ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाने के जो फैसले लिए, उन्होंने पूरी व्यवस्था को अस्थिर कर दिया।
लेकिन भारत ने इस स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की बजाय इसे एक नई संभावना के रूप में देखा। भारत के वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने तुरंत संभावित असर का अध्ययन किया और पाया कि अमेरिकी टैरिफ से कुछ भारतीय उत्पादों, विशेषकर स्टील और एल्यूमिनियम पर थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, लेकिन भारत का कुल निर्यात ढांचा इतना विविधतापूर्ण है कि इस दबाव का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहेगा। साथ ही भारत ने यह समझा कि अमेरिका की आक्रामक नीति से चीन और यूरोप जैसे बड़े देशों के साथ उसके संबंध बिगड़ेंगे, जिससे वैश्विक व्यापारिक शक्ति संतुलन में एक नया स्पेस बनेगा और भारत उसके केंद्र में खुद को स्थापित कर सकता है। यही वह बिंदु था जब भारत ने मौके का फायदा उठाने की कला का प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने एक और तुरंत यह कदम उठाया कि निर्यातकों को वित्तीय राहत पैकेज देने पर विचार शुरू किया जाए, ताकि अल्पकालिक झटके को वे आसानी से झेल सकें। इसमें कम ब्याज दर पर ऋण, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, टैक्स रिफंड स्कीम्स को तेजी से लागू करना और कुछ सेक्टरों में सब्सिडी जैसी बातें शामिल थीं। इस कदम से निर्यातकों का आत्मविश्वास बना रहा और उन्होंने यह महसूस किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। दूसरी ओर भारत ने अमेरिका के साथ संवाद की नीति अपनाई। भारतीय अधिकारियों ने लगातार अमेरिकी काउंटरपार्ट से यह कहा कि भारत फेयर ट्रेड के सिद्धांत को मानता है और किसी भी हालत में अमेरिका विरोधी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उसके राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचती है तो वह जवाबी कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का इशारा किया, तब भारत ने भी चुनिंदा अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे बादाम, अखरोट और सेब पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। यह संदेश अमेरिका को साफ मिला कि भारत समझौते के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में झुकने वाला नहीं। ट्रंप की टैरिफ नीति का सबसे बड़ा असर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के रूप में सामने आया। चीन पर भारी टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता दोनों ही परेशान होने लगे। इस परिदृश्य में भारत के लिए अवसर पैदा हुआ कि वह चीन का विकल्प बनकर अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी योजनाओं ने पहले से ही विदेशी निवेशकों का ध्यान भारत की ओर खींचा था और अब अमेरिकी कंपनियां जो चीन से बाहर निकलने का विकल्प ढूंढ रही थीं, उन्होंने भारत की ओर देखना शुरू किया। वस्त्र उद्योग, औषधि उद्योग, आईटी सेवाएं और कृषि उत्पाद जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने अमेरिकी बाजार में अपनी पैठ गहरी करने की तैयारी की। भारत की कूटनीतिक रणनीति यहां बेहद अहम थी। जबकि यूरोप और चीन अमेरिकी दबाव के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे थे, भारत ने अपने पारंपरिक संतुलन को बनाए रखा। उसने अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि भारत उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन साथ ही अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। यही संतुलित नीति भारत को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और परिपक्व राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति जब लागू हुई तो उसका सीधा असर सबसे पहले स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पर पड़ा। अमेरिका ने विदेशी स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया। भारतीय निर्यातक जो पहले से अमेरिकी बाजार में सीमित हिस्सेदारी रखते थे, उन्हें लगा कि उनकी प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाएगी। हालांकि भारत का कुल स्टील निर्यात अमेरिका को बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन संदेश साफ था कि अब अमेरिका का बाजार किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहेगा। इस पर भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए स्टील और एल्यूमिनियम निर्यातकों को राहत देने पर विचार किया। घरेलू स्तर पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यानी उच्च गुणवत्ता वाले स्टील और विशेष मिश्र धातुओं पर जोर देने की रणनीति बनाई गई, ताकि भारत केवल कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर न रहे, बल्कि उच्च तकनीकी उत्पादों के जरिए वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाए। इसने उद्योग जगत को आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरा प्रमुख क्षेत्र था आईटी सेवाएं और डिजिटल उद्योग। अमेरिका भारत की आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आदि के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर कड़े नियम बनाए और यह संदेश दिया कि अमेरिकी नौकरियां पहले अमेरिकियों के लिए हैं। इससे भारतीय आईटी कंपनियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई, लेकिन यहां भी भारत ने मौके का फायदा उठाया। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में स्थानीय स्तर पर भर्ती बढ़ाई और अपनी छवि को ग्लोबल पार्टनर के रूप में स्थापित किया। साथ ही उन्होंने यूरोप और एशिया के अन्य बाजारों की ओर भी ध्यान देना शुरू किया, जिससे दीर्घकालिक जोखिम कम हुआ। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए नीतिगत समर्थन जारी रखा और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से घरेलू बाजार को मजबूत बनाया।
नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी टैरिफ और वीजा दबाव के बावजूद भारतीय आईटी क्षेत्र अपनी विकास दर बनाए रखने में सफल रहा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।